वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज जैसे मैंने कहा कि ये समझा जाए कि ईद का ही दिन है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो 3 दिन तक जो है वो ईद मनाई जाती है। तो जनाब, इस मौके पर कुछ अहम मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी है। और पहले कभी ये हुआ करता था कि आप देखते थे कि बड़े रंगारंग जो प्रोग्राम्स नशर किए जाते थे ईद के मौक़ों पर, खुसूसी प्रोग्राम्स किए जाते थे। अब माँ सिवाय इन ये जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, लाइव प्रोग्राम्स, ये टॉक शोज़, इससे ज़्यादा और कुछ हमारे पास दिखाने के लिए नहीं है। मैं बड़ी खुलकर बात करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने पैगाम भेजे और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ईद का दिन कैसा गुजरा, तो उनके आगे जवाब ये होता है कि हमारे पास ना टीवी पे देखने के लिए कुछ था, ना कुछ ऐसे प्रोग्राम नशर किए गए। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पूरे मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये सवाल अब आयद होता है कि जिस किस्म के प्रोग्राम नशर किए गए उससे लोग कतई मुतमईन नहीं थे। तो बहरहाल अब ये सिलसिला क्योंकि जारी है, और हम तो हमेशा से कोशिश करते रहे हैं कि जो मसाइल के हवाले से, चाहे ईद का मौका हो या कोई भी मौका हो, क्योंकि हमारे मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, इसलिए उन मसाइल के बारे में बात करना ज़रूरी है। और पैदर पे वाक़यात इस तरह के होते हैं, ईद के रोज़ भी और उससे एक दिन कबल भी जिस तरह के वाक़यात हुए और जिस तरह की ख़बरें आती रहीं, अफसोसनाक एक हादसा हुआ बलूचिस्तान में, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सूरत हाल। और मैं ये कल सोचने पे मजबूर था कि कई ईदें ऐसी गुजर चुकी हैं जो ऐन ईद के दिन इस तरह के वाक़यात हुए हैं। तो कभी लोग समंदर में डूब जाते हैं, कभी हादसात का शिकार हो जाते हैं। तो ये बस कुछ हमारे पास होता है, बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है। तो बड़ा तकलीफ दे ये मंज़र था जो कुछ हमने देखा। हादसे की सूरत में बड़ी तादाद में लोग अपनी जान से गए। बहरहाल, तो ये जो हमारा सेगमेंट जुमे का क्योंकि रोज़ है, और दूसरा जो हमारा सेगमेंट होता है, इसमें हम ये बड़ा ख़ास सेगमेंट हमने आपके लिए तरतीब दिया है उन लोगों के लिए जो नफ्सियात से जुड़े मामलात और मसाइल को समझना चाहते हैं। हम ये बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि इस हवाले से लोगों में आगाही पहुँचाई जाए, उनको फ़राहम की जाए आगाही, कि जिस तरह जिस्मानी बीमारियां होती हैं डॉक्टर से रुजू करते हैं और अक्सर नहीं भी करते, ख़ुद से भी इलाज कर लेते हैं। तो इसी तरह अगर इंसान की नफ्सियात से जुड़े अगर कोई मामलात और मसाइल हैं, पहले तो उसको समझ लीजिए और उसके बाद उसके लिए सही डॉक्टर का इंतखाब कीजिए जो इन मसाइल को समझता है। और नफ्सियात का जो डॉक्टर होता है, माहिर नफ्सियात, वही इन मामलात को समझता भी है और फिर इसको हल करने की उसके पास अहलियत भी होती है, सलाहियत भी होती है। तो जनाब, हमारे मौजूद मेहमान डॉक्टर शफीक यासीन साहब जो है आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। एक दफ़ा फिर डॉक्टर साहब को सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा। और डॉक्टर साहब का तारुफ ये है कि डॉक्टर साहब एक माहिर नफ्सियात हैं। शहर कराची के अंदर एक नफ्सियाती हस्पताल आपने कायम कर रखा है जिसमें नफ्सियात से जुड़े जो मामलात हैं और ख़ास तौर पे जो मनशियात के आदि लोग हैं, मुब्तला हैं इसमें, उनका इलाज कर रहे हैं और बड़े भरपूर तरीके से कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब पाकिस्तान से बाहर भी मुकीम रहे हैं, बड़े तवील अरसे तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपनी खिदमत आपने अंजाम दी हैं और अब पाकिस्तान में सकूनत इख्तियार किए हुए हैं और पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर शफीक यासीन को मैं खुशामदीद कहूँगा और एक दफ़ा फिर ईद की मुबारकबाद दूँगा। ओके, डॉक्टर साहब के साथ हमारी ईद वाले दिन भी मुलाकात हुई है और हमने जो हमारा जो प्रोग्राम था उसमें डॉक्टर साहब को मदऊ किया था। उस दिन तो ज़रा चिट चैट हुई है, आज ज़रा काम के हवाले से बात करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, एंड वंस अगेन ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक और सब सुनने वालों को ईद मुबारक। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल आते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है वो मौसूल हुए हैं। हमने बड़े खुलकर मुख्तलिफ मामलात पर, लोग पर्सनालिटीज़ के हवाले से, डिसऑर्डर्स के हवाले से बात की है, मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात की है। अब नफ्सियात से जुड़े जो मामलात, पहले किसी ज़माने में हुआ ये करता था कि जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनमें कुछ नफ्सियात के मामलात जो है वो नज़र आते थे। अब तो छोटे बच्चों से लेकर हर उम्र के तबके में, बच्चे में, हमें बड़े में, जवान में और हर जो पुख्ता उम्र के लोग हैं, सब में कोई ना कोई नफ्सियाती मसाइल नज़र आ रहे हैं जिसकी हमने बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है। ताहम अब ज़रा बात इसलिए भी करना ज़रूरी है कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं, बढ़ती उम्र के साथ उनके जो याददाश्त है वो मुतासर होती है और उसके बाद फिर बहुत सारे काम जो हैं उसमें बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है जिससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। और जब ज़्यादा परेशान होते हैं तो फिर ज़्यादा तनाव की तरफ जाते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। क्या इसको कैसे ऑर्डर में रखा जाए? और सबसे अहम सवाल जो पूछा गया वो ये कि क्या ऐसे लोग भी दोबारा से उनकी याददाश्त को बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ जो है वो मामलात को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। इसके ऊपर मैं चाहूँगा आज ज़रा गुफ्तगू की जाए, प्लीज़। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ से खैर, जो आपने कहा कि हर एज में नफ्सियात के मसले आ रहे हैं और बुढ़ापे में तो थे ही, तो इस पॉइंट पे भी मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कोई ब्रांड न्यू गाड़ी भी आती है 0 मीटर,
और जापान में बन रही है, किसी और मुल्क में बन रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिस सड़कों पे गाड़ी चलने वाली है पाकिस्तान में, उसमें शायद ब्रांड न्यू गाड़ियां भी 1 साल में जवाब दे दें। तो वेल सेड। तो वारंटी तो वो देते हैं लंबे अरसे की, लेकिन बिल्कुल उनको ये अंदाजा नहीं होता कि वो इस मुल्क में भेज रहे हैं जहाँ पर ये तबाह और बर्बाद हो जाएंगी जल्दी। बिल्कुल आपने सही। तो इंसानों के साथ भी यही है। अगर एनवायरमेंटल स्ट्रेस होंगे, परेशानियां होंगी, इश्यूज होंगे, तो यंग जनरेशन भी जो है ना जल्दी बीमारियां पकड़ लेती है, चाहे वो जिस्मानी हो या नफ्सियाती। बिल्कुल ठीक है। बुढ़ापे में तो खैर बात वही आ जाती है, जैसे गाड़ी की एज बढ़ती है और 15-20 साल पुरानी गाड़ियाँ होती हैं जिन जवाब दे देते हैं, तो जहाँ पर बुढ़ापा आता है या बड़ी एज आती है, तो वहाँ पे बाकी ऑर्गन्स जैसे हार्ट है या किडनीज हैं या जिगर है, इसके साथ साथ दिमाग में भी चेंजेस आना शुरू होते हैं। और वो एज भी ऐसी है कि जिसमें बहुत सारे मज़ीद चेंजेस आ रहे होते हैं। एक तरफ एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे होते हैं कि आपने ज़िंदगी भर जिन बच्चों को पाल के बड़ा किया होता है, उनकी शादियां हो गई होती हैं, रिटायरमेंट का टाइम आ रहा होता है कि आप काम नहीं करते, फारिग हो रहे होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ अपनी जगह पर, क्योंकि अब थोड़ा सा चेंजेस आए हैं पिछले 2-3 डेकेड्स में कि जो किस तरह से फाइनेंशियल इश्यूज लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज आ रहे हैं, तो जो फंडिंग उनके पास थी ये सोच के कि वो शायद बुढ़ापे में काफ़ी होंगी, वो अब शायद इतनी नहीं है, तो वो क्रिएट करती हैं प्रॉब्लम्स। फिर मेडिकल इश्यूज आते हैं, साथ में डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर, दूसरी प्रॉब्लम्स, तो वो भी बुढ़ापे में आके प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। और फिर याददाश्त की बीमारियाँ। तो ओवरऑल देखा जाए तो बड़ी एज में जब आप कहते हैं 60-65 एज तक पहुंचता है इंसान, और यहाँ पे भी अलमिया थोड़ा सा है पाकिस्तान में कि अगर आप यूरोप को देख लें या ऑस्ट्रेलिया को या कनाडा, अमेरिका को, तो वहाँ पे बड़ी एज मानी जाती है 75 प्लस। इवन वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 85-87 तक है। तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम है पाकिस्तान में, और बड़ी एज जो है वो ज़रा जल्दी आ जाती है वक्त से पहले। तो यहाँ पे बेसिकली जो उसके अम्ब्रेला में मेन जो एरियाज आ रहे होते हैं वो एक तो डिप्रेशन है, क्योंकि जो डिप्रेशन इस एज में आके काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, और एंजाइटी भी, चिड़चिड़ापन है, इरिटेबिलिटी है, घबराहट, बेचैनी की बीमारी है, नींद सही नहीं आना है, और मायूसी, ये काफ़ी कॉमन है। उसकी भी दोनों रीजंस हैं, जेनेटिक रीजंस भी हैं, एनवायरमेंटल रीजंस भी हैं। उसको आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ब्रेन में जो श्रिंकेज हो रही होती है, जो बदलाव आ रहा होता है दिमाग में, उसकी वजह से उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो कम बन रहे होते हैं, थोड़ा सा श्रिंकेज आ रहा होता है, सिकुड़ना शुरू होता है ब्रेन, खास तौर पर फ्रंटल और प्री फ्रंटल लोब का एरिया जो आगे वाला हिस्सा दिमाग का है। तो उसमें होता है कि पर्सनालिटी चेंजेस भी आते हैं, और जो मूड और इमोशनल चेंजेस जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है, मायूसी भी होती है, घबराहट, बेचैनी होती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, इलाज है उसका, और अर्ली आइडेंटिफाई करने से इलाज बेहतर हो जाता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होता है कि उसको अर्ली आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, यही सोचा जाता है कि यार चिड़चिड़ापन है, बुढ़ापे में तो हर एक चिड़चिड़ा हो जाता है, और ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि आपके वालिदैन या आपके दोस्त जिनकी एज ज़्यादा है या आपके रिश्तेदार, तो उनको पहले ही ले जाके दिखाना बेहतर है, क्योंकि हो सकता है कि साइकोथेरेपी से या फिर दवाइयों से उसका इलाज हो सके और वो मज़ीद बिगड़े ना। क्योंकि होता है कि जब इंसान स्ट्रेस में अंदर होता है और डिप्रेशन, मायूसी में रहता है ना, तो फिर बात सिर्फ नफ्सियात की नहीं रह जाती, उसमें ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनकी स्लीपिंग हैबिट्स, वो पैटर्न आउट हो जाता है। उससे मज़ीद जो है ना और बीमारियाँ होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इससे ये कि उनकी एज एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी, और मज़ीद जो है ना और कॉम्प्लिकेशंस के साथ उनकी फंक्शनिंग, ये कहते हैं ना कि ज़िंदा रहने में क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट होती है, वो सेम नहीं रहती। तो ये इंपॉर्टेंट है इसको आइडेंटिफाई करना। बिल्कुल ठीक है। फिर याददाश्त की बीमारियां जो हैं बड़ी कॉमन हैं। 65 प्लस एज में कहते हैं कि 5% 100 में से 5 उस एज ग्रुप में याददाश्त की बीमारी का शिकार होते हैं, जो कि एक्चुअल याददाश्त की बीमारी है। लेकिन वैसे सूडो डिमेंशिया जिसे हम कहते हैं कि नकली डिमेंशिया, या जिसका ताल्लुक डिप्रेशन से होता है, चिड़चिड़ापन या एंजाइटी से होता है, अगर उसको शामिल कर दिया जाए तो शायद ये 20 से 25% लोगों में हो सकता है। क्योंकि कंसंट्रेशन इश्यूज़ के साथ साथ फोकस कंसंट्रेशन है,
वो तवज्जो नहीं दे पाते सही से चीज़ों पे, उससे रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरी पे फ़र्क पड़ता है और रिकॉल, जैसे कोई चीज़ याद करना चाहता है तो याद रहती नहीं, वो उसको रिकॉल नहीं कर पाता। तो ये बड़ा कॉमन है। और फिर डिमेंशिया को भी ये समझने की ज़रूरत है, जो याददाश्त की बीमारियां हैं वो एक नहीं है, उसके अंदर बहुत सी 10 या 10 से ज़्यादा बीमारियां हैं, जिसमें से 3 सबसे मेन जो बीमारी है या से वो है अल्जाइमर्स डिमेंशिया, और फिर वैस्कुलर डिमेंशिया जिसमें वैस्कुलर चेंजेस दिमाग में आते हैं, और उससे जो है याददाश्त की बीमारी होती है, एक लेवी बॉडी डिमेंशिया होती है, और मज़ीद बहुत से डिमेंशियाज हैं, लेकिन ये 3 मेन डिमेंशियाज हैं जो ज़्यादा होते हैं। तो तकरीबन 15% से 25% को अल्जाइमर्स होता है, 10% से 15% को वैस्कुलर होता है, और 10% को लेवी बॉडी होता है। मिलजुल के 40 से 50% जो याददाश्त की बीमारी हैं उनमें ये 3 डिमेंशियाज होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और फिर मज़ीद बाकी डिमेंशियाज होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है। और दूसरी एक चीज़ जैसा भी डॉक्टर साहब ने जिसकी निशानदेही की है वो ये अमूमन होता यही है कि हम ये कहकर इसको इग्नोर कर देते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ ऐसा होता ही है बहुत सारी जगहों पर, बल्कि वेस्ट में आप जाकर देखें वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होता है, पीस ऑफ माइंड होता है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपको रेयरली नज़र आती हैं, यानी कि बहुत कम आपको नज़र आएंगी। और हमारे यहाँ हर दूसरा शख्स इसका शिकार होता चला जा रहा है। बल्कि अब सूरत हाल ये है कि तनाव क्योंकि इतना ज़्यादा हो चुका है, स्ट्रेस, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें अब विटनेस करना हमने शुरू कर दी हैं, हमें नज़र आना शुरू हो चुका है। तो ये सब में ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, फिर अब ट्रीट करने के लिए डॉक्टर साहब कैसे ये ट्रीटेबल होता है? आया मेडिसिन के ज़रिए ट्रीट किया जाता है या इसके लिए कोई स्पीच थेरेपी है या कोई साइकोथेरेपी है? क्या किया जाता है इसमें? और अगेन कि ट्रीटेबल है, इसको रोका भी जा सकता है, क्या आप समझते हैं प्लीज़? जी, देखिए इसके ऑर्गेनिक कॉजेज़ होते हैं मेनली डिमेंशियाज के, ख़ास तौर पे अल्जाइमर्स के। तो उसमें होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम 14 है, क्रोमोसोम 19 है, क्रोमोसोम 21 इफेक्ट होता है ब्रेन के अंदर। ठीक। उससे होता है कि एक चीज़ है जिसे एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज कहते हैं दिमाग में, वो बनना कम हो जाता है जी। और अर्ली अगर डिमेंशिया को डिटेक्ट किया जाए जी। तो ऐसी दवाइयाँ हैं जिसे हम एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स कहते हैं। जी। उससे ये होता है कि ये बनना शुरू होता है दिमाग में और वो प्रोग्रेशन ऑफ डिमेंशिया को, मतलब ज़्यादा बिगाड़ जो होता है डिमेंशिया में, ज़्यादा उसको स्लो कर देता है। ठीक। और कभी कभी थोड़े अरसे के लिए रिवर्स भी कर देता है। उसको आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि अगर सपोज आपने 65 साल की उम्र में किसी को डायग्नोज कर लिया कि उसको डिमेंशिया होना शुरू हो गया है। जी। अब इसमें 4 कैटेगरीज हैं डिमेंशिया में। एक है माइल्ड, अर्ली स्टेज है। ठीक है। एक मॉडरेट है जो कि थोड़ा सा आगे निकल गया है। एक फिर सीवियर और फिर प्रोफाउंड स्टेज है। होता है कि अगर माइल्ड स्टेज में, अच्छा उसको माइल्ड कैसे हम डायग्नोज करते हैं, बहुत से मेमोरी टेस्ट हैं। उसमें सपोज एक टेस्ट है जिसे MMSE कहते हैं, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, उसमें 30 पॉइंट्स होते हैं। उसमें से अगर 23 पॉइंट से कम स्कोर हो तो डिमेंशिया डायग्नोज हो जाता है। ठीक है। अगर वो सपोज 19 और 23 के दरमियान स्कोर आया और हमने कहा इसको माइल्ड डिमेंशिया है या इसको अभी याददाश्त की बीमारी शुरू हुई है और आपने अगर दवाई शुरू कर दी तो उसके बड़े अच्छे बेनिफिट्स हैं, उसके बुरे नहीं है। उसमें रिवर्स भी हो सकती है थोड़ी सी बीमारी, और प्रोग्रेशन जो है ना, अगर 2 साल के अंदर डिमेंशिया बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला था तो हो सकता है 5 से 10 साल लगे उसको मजीद बिगड़ने में। ठीक है। तो ये कि हमने उसकी प्रोग्रेशन को स्लो कर दिया। लेकिन ये कि अगर वो वैसे ही सीवियर प्रोफाउंड स्टेज में पहुंच गया है और बहुत लेट लेकर आए, अब वो बीमारी हाथ से निकल गई तकरीबन, तो फिर इन दवाइयों से फ़ायदा नहीं होता। नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल नहीं है। फिर ये कि आप दवाइयों पे पैसे खर्च कर रहे हैं और तकरीबन ना होने के बराबर इम्प्रूवमेंट आएगी। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि अर्ली स्टेज पे इसको डिटेक्ट किया जाए। और उसको डिटेक्ट करने वाला कौन होता है? बीवी होती है, शौहर होता है, बच्चे होते हैं जो आसपास रहने वाले, उनको अंदाज़ा होने लगता है कि अब ये। अच्छा, याददाश्त के भी 2 तरीके हैं देखने के ना, कि पुरानी चीज़ें याद रहती हैं कि नहीं रहती, शादी कब हुई थी, बच्चे कब पैदा हुए थे, बर्थडेज कब थी उनकी, उनके नाम वगैरह। लेकिन असल में ये बीमारी जो डिमेंशिया की होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी पे इफेक्ट करती है। उनको ये याद नहीं रहता, आस्ते आस्ते भूल जाते हैं कि पिछले हफ्ते किस दिन मिले थे, खाना किस दिन कौन सा खाया था, अभी रिसेंटली कोई चीज़ ख़रीदी थी, फिर कहते हैं अभी वापस ख़रीदनी है या तो चीज़। तो ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना, असल में ये इंडिकेटर होता है याददाश्त की बीमारी। बिल्कुल ठीक है। ज़्यादातर लोग जब मेरे पास आते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं उनको तो याद रहती है सारी चीज़ें, पुरानी बातें सारी याद हैं, ये सब याद है। तो वो जब सीवियर और प्रोफाउंड में जब पहुँचते हैं तब ये इफेक्ट होती है। बिल्कुल ठीक है। तो अर्ली स्टेज में सिर्फ एक तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है, वो ये कि जो
रीसेंट मेमोरी जो है, करंट मेमोरी, उस पर कितना इफेक्ट आया है। और वो शायद लोग नहीं समझते कि वो इतना रेलिवेंट है जब तक वो आगे ना निकल जाए। फिर वो कहते हैं बच्चों के नाम तक भूलने लगे हैं, ये याद नहीं कि सड़क वापस घर आने का रास्ता भूल रहे हैं जब नमाज के लिए निकलते हैं तो, या फिर वो ये याद नहीं रहता कि भाई आज दिन और महीना कौन सा है। वो बिल्कुल वो आगे वाली स्टेज में जाके जो है ना वो फिर मुश्किल हो जाता है उसका ट्रीटमेंट बहुत। फिर साइकोथेरेपी हेल्प्स उसको किस तरह से क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए, क्या क्या ऐसे तरीके हैं कि उसकी मेमोरी को ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से कंसंट्रेट करके अटेंशन कंसंट्रेशन के साथ रजिस्टर किया जा सकता है और रिकॉल में उसमें आसानियाँ आ सकती हैं। और अगर एसोसिएटेड एंजाइटी या डिप्रेशन हो डिमेंशिया के साथ तो उसका ट्रीटमेंट भी साथ में हो तो याददाश्त थोड़ी सी और मज़ीद बेहतर हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। ये क्योंकि सबसे ज़्यादा जो केस स्टडी में आया वो ये कि एंजाइटी और डिप्रेशन का जो शिकार होते हैं उनको फिर और दीगर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कुछ जगह पे मैंने देखा कि जो क्रॉनिक डिजीज़ में हैं लोग, उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है क्योंकि मुस्तकिल वो एक उसके बारे में सोचना, ये भी उनको बड़ा जो है ना प्रॉब्लम उनके लिए हो जाता है। फिर रिस्ट्रिक्शंस जो है ना, क्योंकि इंसान नहीं बना कि उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, जब उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है किसी चीज़ से, वो भी उनके लिए बड़ा जो उनको इरिटेट करती है। अब वो ना चाहते हुए आपको करना पड़ता है, तो ये भी एक वजह हो सकती है। इसको कैसे क्योर किया जाए? अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे हमें बहुत सारे, अब तो डायबिटिक, हर दूसरा पेशेंट डायबिटिक नज़र आता है। जब उसको मना किया जाता है किसी चीज़ के लिए, वो उसकी तरफ जाता है, तो वो जो इन बिटवीन जो एफर्ट होती है ना, ये वो वो रोक रहा होता है, वो स्ट्रगल कर रहा होता है, वो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान करती है। कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है डॉक्टर साहब? देखिए, डायबिटीज़ का जो है ना कंट्रोल मैं समझता हूँ अगर हो सकता है तो अर्ली स्टेज में ही हो सकता है। जब आप एक वो चीज़ हाथ से निकल जाती है ना कि आपको डायबिटीज़ हो गई, तो और होता भी पाकिस्तान में ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, जो गोरे कहते हैं ना, वो उस पर अमल भी करते हैं। हम लोग तो नहीं करते। और जब तक उनको आइडिया होता है कि भाई अब डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए हैं तो दवाइयों पे चले ही जाते हैं और इस स्टेज पे चले जाते हैं कि अगर इंसुलिन पे नहीं तो कम से कम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के टैबलेट्स पे उनको रहना पड़ता है ताकि वो कंट्रोल कर सकें। फिर इससे बाकी दूसरा इशू जो आता है ना, जो डायबिटीज़ में मैं देखता हूँ, खैर मैं साइकाट्रिस्ट हूँ, डायबिटीज़ मेरा एरिया नहीं है, लेकिन जितने मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनमें से हर तीसरा पेशेंट या दूसरा पेशेंट डायबिटीज़ का शिकार होता है, जो कि बड़ा कॉमन है। उसमें इंसाइट की कमी, जो कि नफ्सियात में भी है, वो मानना नहीं चाहते कि हमें डायबिटीज़ है, या चाहते हैं कि भाई कुछ अर्से दवाई लें उसके बाद छोड़ के देखें, क्या मतलब मैं ठीक हो गया हूँ, अब मुझे ज़रूरत ना पड़े डायबिटीज़ की। इस तरह के एक्सपेरिमेंट करके और फिर मज़ीद उस तरह के खाने और चीज़ें खा के, ड्रिंक्स लेके, कि वो समझते हैं चलो अब हम दवाई ले रहे हैं तो हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि मिठाइयाँ भी खा लें और शरबत भी पी लें और सब चीज़ें जिस तरह से खा सकते हैं खा पी लें। वेट मैनेजमेंट का इशू रहता है और फिर वो मज़ीद बीमारी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अच्छा, वो ज़्यादा बीमारी कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो स्ट्रेस तो रहता ही है उनको कि भाई उसकी वजह फिर ये होती है कि उन्होंने उसको सही तरह से पढ़ा नहीं होता, समझा नहीं होता उस बीमारी को, और फिर वो स्ट्रेस का शिकार, और स्ट्रेस के बाद वो एक तरह से देखें तो मैदे की बीमारियां आती हैं, उसके बाद देखें तो नींद के प्रॉब्लम्स आते हैं, डिप्रेशन एंजाइटी बढ़ती चली आती है और एक विशियस साइकिल बन जाती है कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है फिर डायबिटीज़ का कंट्रोल और मुश्किल हो जाता है। और ये सिर्फ डायबिटीज़ नहीं, ब्लड प्रेशर पे भी लागू होता है। ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। कोलेस्ट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल होता है, हार्ट अटैक्स के रिस्क बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर जाता है, स्ट्रोक्स और फालिज होने का रिस्क बढ़ जाता है। और फिर ये चीज़ें मज़ीद याददाश्त की प्रॉब्लम्स को बिगाड़ देती हैं। ये होता है कि एक चीज़ जिसे हम कहते हैं डिलीरियम, वो डिमेंशिया नहीं होता लेकिन डिलीरियम होता है। डिलीरियम को आसान लफ्ज़ों में कन्फ्यूजनल स्टेट ही कह सकते हैं कि वो अलग अलग टाइम पे कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं लोग। अच्छा, तब याददाश्त ठीक होती है लेकिन अचानक से कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए उनके दिमाग में भूलने लगते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तक याद नहीं होता कि आज दिन कौन सा है, वो क्या करने वाले थे, क्या जाने वाले थे, अचानक से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे डिलीरियम कहते हैं, कंफ्यूजनल स्टेट। वो डिफरेंट बीमारियों से भी आ सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर, या फिर और इन्फेक्शंस वगैरह एज में जब ज़्यादा होती हैं तो उससे हो सकती हैं, यूटीआईज़ वगैरह से हो सकती हैं। तो मज़ीद ये कि इस एज में बड़ी उम्र में लोग बहुत सी दवाइयाँ लेते हैं डिफरेंट बीमारियों के लिए, उससे जो है मज़ीद कन्फ्यूजनल स्टेट्स कॉज हो सकते हैं दवाइयों से। तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि ये बड़ी उम्र में कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक चीज़ और जो बड़ी कॉमन है इस एज में वो है डिलूजनल डिसऑर्डर।
उसमें होता है कि इस एज में लोग शक ज़्यादा करना शुरू कर जी देते हैं जी कि ये मेरे पैसे चोरी कर देगा, ये मेरे बुरा सोच रहा है, ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा। ये डिलूजनल डिसऑर्डर जो है वो भी दिमाग में श्रिंकेज आना शुरू होती है, सुखाना शुरू होता है ब्रेन, फ्रंटल और प्री फ्रंटल लोब का एरिया। तो उसमें जो डोपामीन के इम्बैलेंसेस आते हैं, सेरोटोनिन के इम्बैलेंसेस आते हैं, बिल्कुल प्लेजर हार्मोन के, तो होता ये कि ना सिर्फ डिप्रेशन बढ़ता है बल्कि शक की बीमारी भी बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये भी एक और एरिया है जो कि बड़ा ही कॉमन है इस एज में। अच्छा, जिसको ये क्योंकि डिजीज़ है, इसको बताने का मकसद ये है कि इसको पहले समझा जाए, क्योंकि हमारे यहाँ उसको शायद फितरत के साथ जोड़ दिया जाता है और कोई इसको नाम दे दिया जाता है, ऐसा कतई नहीं। ये जो इम्बैलेंसेस हैं, ये चीज़ों का आगे पीछे हो जाना, वैसे तो इसके लिए कोई उम्र की मेरे ख्याल में शर्त नहीं है। बहुत सारे केसेस में आपको नज़र आया होगा लोगों के साथ ऐसा मसला होता है। बहरहाल मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, और ये प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि इसके बारे में आपको आगाही दी जाए कि ये बिल्कुल काबिल इलाज है। अगर कोई शख्स, अगर उसका बर्ताव एकदम से तब्दील हुआ है, अगर उसमें कोई तब्दीली ऐसे वाक़ हुई है, तो यकीनन उसको भी डॉक्टर की ज़रूरत है। जैसे बहुत सारे और दीगर मामलात में आप डॉक्टर से रुजू कर ही लेते हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ रिवाज कम पाया जाता है। और जब कर लेते हैं तो फिर उसकी यकीनन उसको बीमारी को ठीक करने की कोशिश भी कहीं ना कहीं की जाती है। तो यही समझाने का मकसद है कि अगर किसी के साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो डॉक्टर से आकर रुजू कीजिए। और ये जो यासीन नफ्सियाती अस्पताल है, अब जरा अस्पताल के हवाले से बताइए। मैं हमेशा इसलिए इसका तस्करा करता हूँ कि जब भी हम अस्पताल की बात करते हैं और नफ्सियाती अस्पताल की बात करते हैं, मैं अपना ही तजर्बा आपको बताऊँ। गुज़िश्ता दिनों मैंने किसी को कहा कि मैं ज़रा यासीन नफ्सियाती अस्पताल जा रहा हूँ, उसने बिना सोचे समझे कि मैं किससे, शायद डॉक्टर साहब से मिलने के लिए जा रहा हूँ या किससे, उसने फ़ौरन से जो है मेरी तरफ देखा और कहने लगा आप तो मुझे बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। तो और फिर नफ्सियाती अस्पताल जाना, फिर इसको बताना, लोगों के लिए अभी तक जो है वो मसला बना हुआ है। अब ज़रा बताइए अस्पताल का माहौल कैसा है, क्योंकि ज़रा लोगों को माहौल के बारे में पता चले तो उनको समझ में आएंगे जैसे दीगर अस्पताल होते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। कितना फ़र्क होता है डॉक्टर साहब, ज़रा बताइएगा जी। देखिए, एक तो एक ही क्योंकि मैंने तकरीबन 27-28 साल बाहर काम किया जी है, जी तो कोशिश यही की कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ पर उसको उसी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है। तो थोड़े पढ़े लिखे लोग हो, रिसेप्शन अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छी हो, ताकि लोगों को तवज्जो मिले, उनको समझाया जाए कि क्या चीज़ें किस तरह से होती हैं, थोड़ी सी रीश्योरेंस और सपोर्ट अच्छी मिले वहाँ पर लोगों को। और फिर ये कि तरीके से लेके चलें, क्योंकि जब पेशेंट आता है तो ना सिर्फ ये कि हम नफ्सियात को देखते हैं, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ को भी बेस लाइन मॉनिटर करते हैं आते ही, कि ऐसा ना हो कि कोई मेडिकल इश्यूज़ चल रहे हों। उससे अभी तो हम बड़ी उम्र के लोगों की बात कर रहे हैं जर्नली, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है। कई दफ़ा हमें 22, 24, 25 साल के लड़के हैं, उनका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा रेज मिलता है या डायबिटीज़ इतनी बड़ी मिलती है, हैरत होती है। तो बेस लाइन हम कोशिश करते हैं कि वेट है, शुगर टेस्ट है, ब्लड प्रेशर टेस्ट है, और मज़ीद ऑक्सीजन सेचुरेशन है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, पल्स रेट है। तो उससे एक आइडिया हो जाता है कि जो आने वाला है वो फिज़िकली स्टेबल है, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि फिर उसके बाद हम चेक लिस्ट करवाते हैं तकरीबन 50 क्वेश्चन की, ताकि आइडिया हो कि कितने एंजाइटीज़ के इश्यूज़ हैं, कितने डिप्रेशन के हैं, कितने नींद के प्रॉब्लम्स हैं, चिड़चिड़ापन है, शक व शुबा ज़्यादा तो नहीं है, और उनका एक ओवरऑल व्यू लेते हुए फिर प्रॉपर एक थॉरो असेसमेंट करते हैं। जब असेसमेंट होता है, साइकियाट्रिस्ट करता है, तो साथ में जूनियर डॉक्टर्स भी होते हैं, तो उससे टाइम की यूटिलाइजेशन बेहतर हो जाती है। दूसरा ये कि थॉरो असेसमेंट होता है, उसमें हम पास्ट हिस्ट्री देखते हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, कोमॉर्बिड मेडिकल इश्यूज़ क्या हैं कि क्या नहीं हैं, और उनकी प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी कैसी थी। अच्छा, फिर ये देखते हैं कि इसका करंट मेंटल स्टेट कैसा है और वो किस प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझना है कि जो आ रहा है पेशेंट, उसमें इंसाइट है कि नहीं है, उसको लेके आया जा रहा है फैमिली, कि वो तो आना नहीं चाहता था और वो उसको ज़बरदस्ती लेकर आए हैं। तो क्या आपकी प्रोग्नोसिस जो है किसी भी बीमारी का, कि उसको ठीक होने के बाद वो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक इंसाइट से होता है। ठीक है। तो कोशिश की जाए कि उसको एजुकेशन कितनी किस पॉइंट पे दी जाए और कितना समझाए किस पॉइंट पे जाए, और फैमिली को कितना ज़्यादा इंगेज किया जाए और किस तरह से इंगेज करना चाहिए। तो सारी होलिस्टिक लेके ना वो काम करने की ज़रूरत होती है, कि सिर्फ ये नहीं कि पेशेंट है और ये प्रॉब्लम है, उसको आपने दवाई लिखी और भेज दिया।
सिर्फ ये काम तो बायोलॉजिकल जो है कहते हैं ना दवाइयाँ लिख के बेचना, ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है। हमें बायो साइको सोशल तरीके से उसमें सोशल इश्यूज़ क्या हैं उनके, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या हैं उनके, और फैमिली इश्यूज़ क्या हैं, उसको भी असेस करना और उसको मैनेज करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल ठीक है, और असेसमेंट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये करवाते रहना चाहिए। ख्याल ये है कि ये हमारे साथ तो बहुत सारे क्योंकि वाक़यात ऐसे हो रहे हैं कि हमें अब पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरा फिर एक और जो बड़ा प्रॉब्लम रहता है या इस वक्त जो सामने आ रहा है वो ड्रग अब्यूज़ की वजह से हो रहा है, और ड्रग अब्यूज़ की वजह से फिर केसेस हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, कुछ ऐसी बड़ी एज के लोग हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ ड्रग्स हमारे यहाँ क्योंकि लफ्ज़ जो है वो सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल होता है, वो ड्रग्स कुछ ऐसी मेडिसिन्स भी होती हैं जो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है इफ़ेक्ट डाल देती हैं। बहुत ज़्यादा उनको इस्तेमाल करना, अब्यूज़ करना, वो भी फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब वो एक माइंडसेट भी बन जाता है कि अगर दवाई नहीं लूँगा तो नॉर्मल नहीं रहूँगा, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होना, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। डॉक्टर साहब, हाउ डू यू ट्रीट देम? ये आपने सब। बहुत अच्छा सवाल किया और मुझे याद भी दिला दिया, क्योंकि ये चीज़ एरिया में भूल गया था कवर जी करना। जी। देखिए, होता पता है कि एक पेशेंट आता है ना, हम्म, चांसेस होते हैं कि उसके रिश्तेदारों में भी कोई ना कोई नफसियात के मसले हों। जी। एक तो ये। ठीक है। दूसरा ये कि मैंने बहुत कॉमनली देखा है, अगर किसी की वाइफ को लेकर आया है तो ऐसे ही मैं पूछ लेता हूँ, और मेरे तकरीबन अब आदत हो गई है पूछने की कि आप कैसे हैं, आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, आपको कोई नींद का मसला तो नहीं है, आप स्ट्रेस में तो नहीं हैं। तो वो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो कहते हैं हाँ हाँ हमें तो ये मसला रहा है, मैं भी 5-7 साल से दवाई ले रहा हूँ तभी मैं सोता हूँ। मैंने कहा अच्छा कौन सी दवाई लेते हैं आप? और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो अल्प्राज़ोलैम या कोई ऐसी दवाई ले रहा होता है जिसके एडिक्शन बहुत हाई होते हैं। आप मज़ीद जब मालूम करते हैं तो पता चलता है कि वो जब उसको नींद के प्रॉब्लम आए थे या स्ट्रेस में था तो किसी भी फार्मेसी में चला गया, उन्होंने कहा भाई ये दवाई ले लो, वो फिर 5 साल से वही दवाई लेता रहा, सो भी रहा है, लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि एक तो उसका एडिक्शन हो चुका है उसको, और दूसरा ये कि इससे कितने ज़्यादा दिमाग के मज़ीद प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है इन दवाइयों को। ठीक है। तो ये खुद जो इलाज करना है अपना किसी ऐसे इंसान से पूछ के जो डॉक्टर नहीं है और बगैर प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ ले लेना, एक तो ये हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन उसके बाद जो उसके असरात हैं और उसकी डिपेंडेंसी है, आपने बिल्कुल सही कहा। हम ये सोचते हैं कि ये ड्रग एडिक्शन हो गया तो सिर्फ वो नशे की दवाइयाँ ही नहीं हैं जिसमें हेरोइन है या अफीम है या चर्स है या एम्फेटामिन वगैरह हैं। इससे बड़ा जो नशा है वो है बेंजोडाइज़ेपिन डिपेंडेंस का, ये ऐसी दवाइयों का एडिक्शन होने का, हाईली एडिक्टिव होती हाईली हैं। एडिक्टिव होती हैं, और वो बगैर सोचे समझे स्टार्ट कर देना और लेते रहना, जी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है दिमाग के लिए भी, जी। जिगर और गुर्दों के लिए भी, एग्जैक्टली। और इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ख़तरनाक है। बिल्कुल ठीक है। और इसमें हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन पाकिस्तान की फंसी हुई है। फंसी हुई है, एग्जैक्टली। यंगस्टर्स में मैंने ख़ास तौर पर देखा है कि वो ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा एग्जाइटी हो रही होती है, और उसकी वजह ये होती है जब एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि वो रात को रिलैक्स होने के लिए या जो भी आप उसका मसरफ समझ लीजिए नॉर्मल रहने के लिए वो ये सब कुछ करते हैं, और फिर इवेंचुअली ये होता है कि टाइम पे जब वो एग्ज़ाम में आते हैं तो फिर कोलैप्स कर जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी हमें मौसूल हुए। अच्छा जी, ब्रेक एक यहाँ पर छोटी सी लेनी है, और ब्रेक के बाद फिर जो है वो डिस्कशन हमारी जारी रहेगी, और भी कुछ सवाल हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। यही ऑप्शन था। वेलकम बैक जी, फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू हमारी जारी है। डॉक्टर शफीक यासीन साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी नसियात के हवाले से जो मसाइल हैं उसके ऊपर, और ये मसाइल इतने सारे हैं कि इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, और प्रोग्राम करने का मकसद भी यही है कि मामलात आपकी समझ में आए और फिर डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है। अब ये ब्रेक के दौरान भी कुछ मामला जो है वो ज़ेर बहस आए, उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि बात करना इसलिए ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं,
और लोग इस उम्मीद से आते हैं कि 100% जो है वो यहाँ से वो ठीक होकर जाए। अब ख़ास तौर पर हमने देखा मनशियात के आदी जो लोग हैं वो रिहैब में रहते हैं, ठीक होते हैं, जाते हैं वापस नॉर्मल लाइफ में जाते हैं। अब उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस शायद उस तरह से नहीं रखा जाता। फिर वो जब दोबारा उस गैदरिंग में जाता है या उन लोगों से मिलता है तो दोबारा एडिक्शन उसको हो जाती है, वापस आता है। फिर यही सबसे पहले सवाल होता होगा आपने कैसी ट्रीटमेंट की है, ये तो वापस उस तरफ आ गया। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए और क्या आपका जवाब होता है, ज़रा फरमाइएगा। अच्छा, अभी मुझे एक और केस याद दिला दिया, जी, अभी जी। 3 हफ्ते पुराना ही है, जी, वो उस जी। पर भी बात करते हैं जो ब्रेक पे बात जी, कर जी, रहे जी। थे। लेकिन ये गारंटी वाली बात आपने जो बोली ना, ये भी हुई है, तो 2 हफ्ते पहले ही मेरे साथ हुई। और वो एक पेशेंट एडमिट हुआ जो कि शायद 10-15 सालों से ठीक नहीं था, जी। और फैमिली लेकर आई और एडमिट कराया, उन्होंने महीने रखा। और मैं समझता हूँ कि उनके लिए मुश्किल था महीने का एडमिशन कराना। तकरीबन उन्होंने बेचारों ने 80,000 से लाख रुपए खर्च किए पेशेंट पे। जी। ठीक है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि पेशेंट ठीक हो जाएगा। राइट। ठीक है, जब डिस्चार्ज का टाइम आया तो 19-20 का फ़र्क भी नहीं आया पेशेंट में। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, देखें 1 महीना, कभी कभी 2 महीने 3 महीने भी लग जाते हैं पेशेंट को। और कभी कभी ये होता है कि हम जब ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं ना, तो 3-4 हफ्ते में कोई चेंज नहीं आता, अचानक से 3 दिनों के अंदर मजीद चेंज आ जाता है। पेशेंट बड़ा, और ये चीज़ जो है ना, कब ये चीज़ होने वाली है, ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हमारे अंदर कोई गायबाना ऐसी कोई अल्लाह ताला ने हमें डॉक्टर बनते सुपर नेचुरल एबिलिटी नहीं दी डॉक्टर को कि वो बता दे कि एग्जैक्टली किस दिन पेशेंट को शफा हो जाएगी। अच्छा, जब मैंने बताया तो बहुत ही गुस्से में आ गया वो, बहुत गुस्से में इस हद तक आ गए कि उन्होंने किसी एक तो पुलिस वाले उनके फैमिली में थे, उनको फ़ोन किया। फिर उनके एक और रिश्तेदार का फ़ोन आ गया कि हम तो MQM के लोगों को लेके आ जाएंगे आपके, ये वो, तो आपको तो नहीं छोड़ेंगे, आपने तो हमारे लाख रुपए खा लिए, धोखेबाजी, और हमें तो गारंटी दी गई थी कि पेशेंट ठीक हो जाएगा। खैर, मैंने फिर भी बड़े प्यार मोहब्बत से उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन गारंटी अल्लाह के अलावा कोई नहीं दे सकता, यहाँ तो इंसान की ज़िंदगी की गारंटी नहीं है। खैर, उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाना छोड़ दिया, पेशेंट को ले जाने से इनकार कर दिया। अच्छा, इसी उसमें जो ना, अच्छा, उनकी पेमेंट उन्होंने रोक दी कि नहीं कर रहे, हम पेमेंट ही नहीं करेंगे। खैर, उसमें फिर हमने पुलिस में जाके रिपोर्ट की कि भाई इस तरह से वो MQM वगैरह की धमकियाँ भी दे रहे हैं, कुछ क्या करें भाई, आप समझाएं, हम किस तरह से उनको आप ही समझाएं। उन्होंने कहा आप ईदी में ट्रांसफ़र कर दें उसको, पेशेंट को। हमने कहा ईदी में क्या, तो जो भी थोड़ा बहुत हमने इस पर काम किया वो भी ज़ाया हो जाएगा। बिल्कुल सही। खैर, हमने रखा रहा पेशेंट को सब्र के साथ, और कोशिश की कि फैमिली को इंगेज करें, किसी तरह समझाएं। रिपोर्ट हमने कर दी थी पुलिस में। खैर, वो जब तक आए 10 दिन मजीद गुजर गए थे। अब अल्लाह का करना ये हो कि उन 10 दिनों में पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। जब तक वो आए लेने के लिए पेशेंट ठीक हो चुका था। अच्छा, उन्होंने खैर लेके चले गए, और अब तो ऑप्शंस थे, क्योंकि वो जब लेके जा रहे थे उन्होंने आखिर के पैसे भी नहीं जमा कराए थे। बिल्कुल ठीक है। तो जो कोई और हॉस्पिटल होता है, मुझे भी मेरी मैनेजमेंट ने कहा कि आप जनाब लाम इसको लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस करें, इनको कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं भेज दें, इन्होंने ऐसा किया है, ऐसा गलत किया है, पेमेंट भी नहीं जमा कराई। मैं कहा नहीं, रहने दो, हमने इतनी मेहनत की, प्रिस्क्रिप्शन दो, पेशेंट को उसी तरह डिस्चार्ज करो, पेशेंट का भला हमें सोचना है, बाकी फैमिली जो कर रही है, बहुत अच्छी बात है। हमने प्रिस्क्रिप्शन दिया, चला गया। उसके 1 हफ्ते 10 दिन बाद पेशेंट को लेकर आए, और सीरियसली वो इसी तरह बैठा था जैसे आप बैठे हैं, प्यार मोहब्बत से पेशेंट बात कर रहा था, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, क्या, और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। लेकिन वो वही पेशेंट 10 दिन पहले बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था। अब वो शुक्रिया भी अदा कर रहे थे। मैंने फिर उनको थोड़ा सा डांटा भी। मैंने कहा ये देखें, आपने बिल्कुल सही नहीं किया, जो आपने धमकियाँ वगैरह दी हैं, डॉक्टर को धमकी देना जो है ना, वो गैर कानूनी काम होता है, इसकी ये करना नहीं चाहिए कभी भी। मैंने कहा फिर भी चलें, फिर मैंने उसका दवाइयाँ वगैरह जो चेंज करके उसको किया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस तरह जब होता है ना कि ब्लेम डॉक्टर पे डाल दिया जाता है पूरा, तो डॉक्टर फ्रस्ट्रेट होता है। बिल्कुल ठीक है। कुछ डॉक्टर्स तो बाहर से आए, जैसे मैं बाहर से आया हूँ, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं वापस मुल्क छोड़ के चले जाऊँ बाहर, तो दिमाग में कहीं ना कहीं दिमाग में आता है यार क्यों मैं आ गया, चलो वापस जाते हैं मुल्क से बाहर आप। और फिर खास पे एजुकेटेड फैमिली हो ना कोई, और इस तरह करे तो और दुख होता है। अब एक और पेशेंट है, ये बात हो रही है, हमने दवाई शुरू की। अब दवाइयों के हमेशा फ़ायदे नहीं होते, कभी कभी कोई सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स, रिएक्शन भी होते हैं, जिसमें एक चीज़ है स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम, जिसमें एक एलर्जिक रिएक्शन है जो ख़तरनाक होता है, जिससे डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। कभी कभी ये होता है कि हार्ट रेट को बढ़ा सकती है दवाइयाँ, उसके लिए बेसलाइन ECG ज़रूरी होती है, और फिर जैसे जैसे दवाई बढ़ाते हैं ECG करानी चाहिए एक्चुअली, लेकिन यहाँ अफोर्डेबिलिटी के इशूज़ है, हम ये नहीं कराते।
और अगर कहते भी हैं तो लोग नहीं करवाना चाहते, समझते हैं कि डॉक्टर अननेसेसरी एडवाइस कर रहा है, हमारे खर्चे ही बढ़ाता जा रहा है। कुछ में ब्लड टेस्ट बहुत रेगुलरली कराने चाहिए, दवाइयाँ देते हैं। तो अब एक पेशेंट दाखिल हुआ जिसको मैंने दवाई दी, और ये जो है एक और साइड इफ़ेक्ट होता है जिससे बोन मैरो सप्रेशन, जो हमारी हड्डी के अंदर गोदा होता है वो उस पर वाइट ब्लड सेल्स और न्यूट्रोफिल्स बनते हैं जो कि लड़ते हैं, ये सफ़ेद खून जो होता है जी, वाइट ब्लड, ये बीमारियों से लड़ता है। अब वो उसको ड्रॉप कर सकता है दवाई जो है, लेकिन ये ऐसा है कि 10,000 में से किसी एक पेशेंट को हो सकता है। एग्जैक्टली। अब वो पेशेंट 10 साल से बीमार था, कभी ठीक नहीं हुआ था, ये मैं एक और पेशेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसको मैंने दवाई स्टार्ट की और पढ़ी लिखी फैमिली से आया, हमने बेसलाइन कराया, उसका ब्लड प्रेशर ठीक था। फिर मैंने देखा वाइट ब्लड सेल ड्रॉप हो रहा है, तो मैंने एक और मजीद टेस्ट कराया, मैंने कहा तो मजीद ड्रॉप हो गया, मैंने दवाइयाँ होल्ड कर ली। और जैसे होल्ड की फिर फैमिली को इंगेज किया और मैंने कहा नहीं भाई अब इतना ड्रॉप हो रहा है तो आप इसको कहीं ट्रांसफ़र करें जब ये फिजिकली फिट हो। मैंने दवाइयाँ तो होल्ड कर ली, फिर आप लेके आए। अब ईद के दूसरे दिन का मैसेज आ गया कि आपकी नेग्लिजेंस थी डॉक्टर, आपने इतना गलत काम किया, हम आपसे बिल्कुल नाखुश हैं, अस्पताल से नाखुश हैं। तो मैंने कहा देखिए आप क्यों नाखुश हैं, देखिए अगर अनलेस कि मेरे पास ये ताकत होती कि मैं फ्यूचर देख सकता तो मैं दवाई लिखता ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। और मैंने कोई दवाई लिखी है जिसके चांसेस, और ये कि सिर्फ एक नहीं, हर एंटीसाइकोटिक ये काम कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। और एंटीसाइकोटिक उसके लिए दी जाती है जिसको पागलपन हो। अब उसको आया उस बीमारी के साथ जिसमें वो कम्प्लीटली पागल वाली हरकतें कर रहा था, अग्रेसिव था, मार धाड़ कर रहा था, शक शुबा कर रहा था, हर एक को दुश्मन समझता था, उसके कानों में आवाज़ें आती थी। एग्जैक्टली ठीक। अब उसके लिए मैंने एक दवाई चूज़ करके दी, ये सोच के तो नहीं दी कि इसको मारना है मुझे, बिल्कुल ठीक है। ये सोचा कि इससे फ़ायदा होगा। बिल्कुल अब उससे कोई एक नुकसान हो गया तो क्या डॉक्टर कसूरवार है? 10 में से 9 पेशेंट्स को अगर उसमें फ़ायदा हुआ अच्छा, है और मुझे पता है उसमें मेरी गलती क्या है। जी। उसमें मेरी गलती कि मैंने उसको सच बोला। मैंने ये बोला कि इस दवाई से ये दवाई से इसको नुकसान हुआ है। बिल्कुल ठीक है। और ये दवाई लिखी किसने थी? डॉक्टर ने लिखी थी। शायद कोई दूसरा डॉक्टर होता तो बोलता यार इसको कोई इन्फेक्शन हो गई, आप इसको ले जाएं। ये नहीं बोलता कि मेरी दवाई लिखने से इसको नुकसान हुआ है। लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूं? बिल्कुल सही। मैंने जो काम किया है सही किया है, सही नीयत के साथ किया है, पेशेंट को ठीक करने के लिए किया है, और मैं झूठ बोलना नहीं पसंद करता। तो मैं यही बोलूँगा ना, हमें जो दवाई लिखी उसका साइड इफेक्ट है ये। जी जी। तो अगर ये डॉक्टर की गलती है तो फिर मैं कसूरवार ज़रूर हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि नेग्लिजेंस नहीं है, क्योंकि हमने ब्लड टेस्ट ठीक टाइम पे कराया, उसको आइडेंटिफाई किया, उसको ट्रांसफ़र किया, तो ट्रैक कर रहे थे। बिल्कुल, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और इसी तरह जैसे अब मैं ब्रेक पे कह रहा था, जनरल एनेस्थीसिया जैसे अब ऑपरेशन दिया जाता है तो उसमें भी लाख में से 1 से 4 पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी डेथ हो सकती है जनरल एनेस्थीसिया से। तो वो लिखवाते हैं, साइन करवाते हैं। अब अनलेस कि हम भी हर पेशेंट साइन कराए कि मैं दवाई लिख रहा हूँ, तो भाई एक अनकॉमन बहुत ही रेयर साइड इफ़ेक्ट है। तो फिर तो मैं हर पेपर, और इतने पेपर ज़ाया करूँगा कि 10,000 पेपर पे किसी एक को मसला हो, मैं हर एक से साइन कराऊँ। तो फिर तो बात यही है ना, अब पेशेंट कभी गिर भी जाता है ना, जब उसको नींद ज़्यादा आ रही है, आपने दाखिल किया तो कहते हैं आपकी वैसे गिरा है डॉक्टर, अस्पताल में उसको यहाँ टांग के आ गया। तो फिर तो ये कि मैं ये लिखवाना शुरू कर दूं हर पेशेंट से कि 3 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी पेशेंट गिर सकता है, बाथरूम जाते हुए भी पेशेंट गिर सकता है, दवाई के साइड इफेक्ट से भी पेशेंट को ये हो सकता है। तो फिर तो मैं पेपरों के पलंदे साइन करवाता चले जाऊँ पेशेंट से। तो ये जो है ना फ्रस्ट्रेटिंग होता है, एजुकेशन की कमी और ना समझना इस हद तक कि मैंने देखा है दूसरे हॉस्पिटल्स में आते हैं लोगों को, डॉक्टर्स को मार के खून खराबा करके चले जाते हैं। जी। तो ये सब होता है, तो ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है डॉक्टर के लिए। Exactly, जो कोशिश कर रहा होता है अच्छी नीयत से इलाज करने की, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी डॉक्टर ने अल्लाह की जगह नहीं ले ली। बिल्कुल ऐसा ही। और कोई गारंटी कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। 100% रिजल्ट की गारंटी नहीं दी जा सकती। बट अब आपने तो पढ़ा लिखा कहकर जो है वो कह दिया है, लेकिन मैं ऐसे लोगों को पढ़ा लिखा कतई नहीं मानता। और ये हमारे यहाँ लोगों का वतीरा भी है एक, ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन में आई अक्सर जब इस तरह के मामलात होते हैं, अब कहने दीजिए जब भी पैसों के मामलात होते हैं तो फिर बहुत कुछ सामने आ जाता है, लोगों की असलियत जो है वो सामने आती है। तो ये सारी चीज़ों से गुरेज करें। और सबसे पहले जैसे अभी ये बात हो रही थी, कुछ जगह यकीनन ऐसा हुआ है कि डॉक्टरों से वाक़तन गलती हुई है, मगर ये समझना ज़रूरी है कि अब क्या कहें कि जो कुछ अस्पतालों में हो रहा है उसको देखते हुए ये भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तो हमारे यहाँ जिस किस्म के एक तो असल में प्रैक्टिसेस हैं, मैं इस वक्त नहीं उनका तस्करा करना चाहता, लेकिन लोगों को वाक़तन नुकसान हुआ है। तो हम उसके बाद भी अब ये सबसे पहले तय कर लें कि आप जिसके पास जा रहे हैं सबसे पहले आप उससे मुतमईन हैं या नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अपनी चेक लिस्ट बनाएं, देखें कि अगर ये चीज़ें अगर उसमें मौजूद हैं, जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा
बड़ा क्लियरली बता दिया गया कि कौन सी दवा आपने इस्तेमाल की। वरना यहाँ पर होता ये है कि कभी भी आप जाएँ जिसकी गलती होती है, ये हमारा कल्चर ही है, ये हमारी पहचान बन चुका है कि हम दुनिया में एक वाहिद ऐसे लोग हैं जो कभी भी गलती करने के बाद अपनी गलती नहीं मानते। अगर आपको सड़क पे गाड़ी कोई मार के चला जाए या कुछ कर ले, कोई ऐसा वाक़या आपको आपकी नज़र से नहीं गुजरा होगा, आप खुद भी उसमें शामिल हैं जो मारने के बाद अपनी गलती को तस्लीम करेंगे। तो ये तो हमारा एक कौमी एक वो है। तो जनाब ये सबसे पहले चीज़ है। दूसरा ये कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डॉक्टर साहब, मैं हमेशा एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ कि पेशेंट से ज़्यादा जो फैमिली है उसको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हम बड़े इम्पेशेंट लोग हैं। जैसे भी आपने कहा कि 10 साल से एक प्रॉब्लम चली आ रही है, आपके पास लेकर आएंगे, देन इन देयर इसको ठीक करके दें तो आप असल डॉक्टर हैं। अगर आपने 3 महीने की अगर उसको रिकमेंड कर दी ट्रीटमेंट, या अगर एक के बाद एक सेशन के लिए आपने बुला दिया, तो मैं तो एक सेशन में ठीक हो सकता था, ये तो हर सेशन के पैसे मुझसे वसूल कर रहा है। मैं इस माइंडसेट को कैसे चेंज करूँ, ये भी तो एक नफ्सियाती मसला। अब ज़रा फरमाइए। इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। आई थिंक उस पर ये कि अगर भरोसा, आई थिंक इस पर अगर डॉक्टर पे भरोसा है और अल्लाह पे भरोसा है जी, तो सब्र के अलावा और कोई चारा नहीं होता कई दफ़ा। अब एक और पेशेंट था, पठान फैमिली से आया था, बिल्कुल डिफरेंट एग्जांपल है इसकी। महीने बाद उसको भी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मैंने उसके बाप को समझाया, मैंने कहा देखें कभी कभी 2 महीने लग जाते हैं, 3 महीने लग जाते हैं। और उसने रोना शुरू कर दिया। मैं, मेरा बेटा मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब, आप चाहें उसको 2 महीने रखें, 3 महीने रखें, मुझे रिजल्ट चाहिए। मैंने कहा मैं फिर भी रिजल्ट की गारंटी आपको नहीं दूंगा। फिर मजीद रोया वो, यानी कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। उसने रखा। और ये मैं एक बात कर रहा हूँ, वाकई दूसरे महीने के बाद इतना अच्छा हो गया। अब वो आता है दवाई लेने, अपने बेटे को लेके आता है, और वो इतनी दुआएं देता है, कहता इतना अच्छा हो गया डॉक्टर साहब आपने। वो बिल्कुल एक थैंकफुल पेशेंट और उसके रिश्तेदार। ये वो एग्जांपल है जिससे आपको मिल के खुशी होती है कि यार इस मुल्क में मुझे काम करना चाहिए, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, इनके लिए मैं डॉक्टर बना तो मुझे दुआएं भी मिल रही हैं। कि डॉक्टर के लिए कई दफ़ा फीस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दुआएं होती हैं। और दुआएं क्या होती है, एक्नॉलेजमेंट होती है। जैसे आप बैठे हैं, अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं यासिर, और मुझे अच्छा लगता है आपके साथ बात करते हुए, कोई आपको एक्नॉलेज करेगा यार यासिर बहुत अच्छा एक्टर है, तो ये बात सिर्फ ये नहीं कि आपको क्या सैलरी मिल रही है या क्या फाइनेंशियल इसके रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, ये आपका मॉरली आपको ऊपर ले आता है। बिल्कुल सही, आपको अपलिफ्ट करता है। अपलिफ्ट करता है, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, साइकोथेरेपिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, या कोई और स्पेशलिस्ट हो। डॉक्टर्स के लिए एक अच्छी बात सुनना ही उसको बड़ी खुशी देता है कि डॉक्टर आप थैंक यू, आपने ये मेरे पेशेंट को अच्छा कर दिया। और उसका रिवर्स में अगर वो गिरबान पकड़ने आ जाए तो वो बड़ा ही ट्रॉमेटिक होता है डॉक्टर के लिए भी, कि मैंने तो दिल से कोशिश की, अच्छी कोशिश की, लेकिन यहाँ तो उल्टा पड़ गया सारा कुछ। बिल्कुल तो ये जो है ना चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए मेरे ख्याल में। और थोड़ा पेशेंस, आप जो सब्र की बात कर रहे हैं, रिजल्ट्स आता है अगर डॉक्टर अच्छी नीयत से काम कर रहा हूँ। लेकिन आई थिंक मैं कहता हूँ एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, सेकेंड ओपिनियन। अगर आपको शक है कि डॉक्टर सही नहीं काम कर रहा, उसने अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया, जैसे मेरी केस में अगर उन्होंने मुझे कहा कि मैंने नेग्लिजेंस की है, मैं कहूँ आगा खान के डॉक्टर चले जाएँ, आप ज़ियाउद्दीन में चले जाएँ, किसी बड़े हॉस्पिटल कहीं भी चले जाएँ, किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से जो FCPS हो या फेलो हो, उससे आप सेकेंड ओपिनियन ले लें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वो कहता है ना कि डॉक्टर ने गलती की है, तो मैं मानने को तैयार हूँ। मैं रजिस्टर्ड डॉक्टर हूँ, मेरे पास डिग्रीज हैं, मैं PMD से रजिस्टर्ड हूँ। इसका मतलब ये बड़ी इंस्टीट्यूट्स मानती हैं कि मैं, मुझे क्वालिफिकेशन है मेरे पास और मैं रजिस्टर्ड हूँ। तो इसका मतलब है कि मुझे उन्होंने अथॉरिटी दी, आप लाइसेंस टू ट्रीट। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इट्स नॉट अ लाइसेंस टू किल। मैं जेम्स बॉन्ड 007 तो नहीं हूँ। तो आप सेकंड ओपिनियन ले लें, बिल्कुल ठीक तो है। फिर आपको दूध का दूध और पानी का पानी, कि इसने गलत किया है, डॉक्टर ये ने सबसे सही अच्छी किया। आज की जो एडवाइस है वो यही है कि जो सेकंड ओपिनियन होती है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर आपको शुबा है कि वो आपको सही ट्रीट नहीं कर पा रहा है, या उसकी तजवीज़ की हुई जो दवा है वो आपको नहीं लगेगी या असर करेगी, तो आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाइए जिसको आप अपनी मुताबिक समझते हो, सोच के मुताबिक कि ये वाक़तन एक मुस्तनद डॉक्टर है या अपने काम में माहिर है, तो आप उससे फिर मशवरा कर सकते हैं। और ये सेकंड ओपिनियन लेना ज़रूरी। बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ है कि गलत तशख़ीस भी हुई है, ऐसा नहीं है कोई, जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा कि गलती की गुंजाइश तो रहती है, हो सकता है तशख़ीस करने में कोई गलती हुई हो, कोई सीरियस बीमारी की निशानदेही कर दी गई हो जो शायद इतनी सीरियस ना हो, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि अगर किसी ज़्यादा सीरियस बीमारी के बारे में ना बताया गया और वाक़तन सीरियस हो,
तो दोनों सूरतों में जब आप एक दूसरी तजवीज़ लेते हैं, एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, तो उसका नतीजा फिर ये निकलता है कि आपके जहन से अब हम दूर हो जाता है, या शायद आपके लिए काम आसान हो जाता है कि आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो आपको फ़ायदा दे। डॉक्टर साहब, वक्त अब हमारे पास बिल्कुल महदूद है, और क्योंकि ईद का मौका है, और जैसे रमज़ान में मसरूफियत माशाल्लाह से रही, पेशेंट आते रहे, अब क्या स्केड्यूल तय पाया है कि क्या ओपीडीज़ किस तरह करनी है, पेशेंट्स को कितना टाइम देना है, और क्या क्या मसरूफियत है? कुछ जगह के बारे में भी आप बता रहे थे, कुछ एक्सपेंशन भी कुछ हुई है शायद, ज़रा उसके बारे में बता दीजिए जी। ये अच्छी न्यूज़ ये है यासिर कि एक जगह ली है जिसमें चांसेस है कि अब हम 14 बेड से मूव करके तकरीबन 60 से 70 बेड्स पे जाएं। तो इंशाल्लाह अब ये कि उसको रेनोवेट करके आई थिंक वी विल नीड अनदर 3 to 4 months, लेकिन इंशाल्लाह इन 3-4 महीनों में एक्सपेंशन बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, और ये अच्छा हो जाएगा कि स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बनाएंगे। अब ये की जगह कम थी तो फीमेल्स के लिए अलग वार्ड और मेल के लिए अलग तो होता ही है, लेकिन मजीद ये कि रिहैब नशे के लिए अलग, और हाई डिपेंडेंसी यूनिट और लो डिपेंडेंसी यूनिट अलग, सिक्लूजन रूम अलग, मतलब जो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स होते हैं साइकेट्री में जो होने चाहिए एक प्रॉपर हॉस्पिटल में, वो बनाने का प्लान है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ईसीटी हैज टू बी देयर, ताकि वो हमें जब शूट करना तो हम इसको दिखाएं जरूर, जिससे फील आए कि यार ये वाकई एक्चुअली ये उसकी फील आने के लिए जरूरी है कि आप वाइल्ड वेस्ट तो होना चाहिए। फैंटास्टिक। वेल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और बहुत सारी बातें समझने का मौका मिला। और ये जो नफ्सियात से जुड़े मामलात होते हैं ना, इसके ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि इसका हम कहीं ना कहीं सब शिकार हो रहे हैं। और डॉक्टर साहब की बातों से यकीनन आपको समझ में आया होगा कि ये चीज़ें काबिल इलाज हैं। अमूमन ये समझते हैं कि नफ्सियात से जुड़े जो मामलात हैं ये शायद किसी इंसान की फितरत का हिस्सा है, और जैसे बढ़ती उम्र के साथ ख़ास तौर पे जो मसाइल जन्म लेते हैं, हम ये समझ बैठते हैं कि शायद क्योंकि अब तो उम्र ज़्यादा हो गई है तो ऐसा होना ही है। इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, और कहीं पे अगर तशख़ीस जल्दी हो जाती है तो उसको बिल्कुल ठीक भी किया जा सकता है। और उसके साथ साथ बड़ी बदकिस्मती के साथ नशे का बढ़ता हुआ रुझान है, उसके जो शिकार लोग हैं, नौजवान तबका ख़ास तौर पे, अगर सही वक्त पर आपने इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया है कि घर में कोई ऐसा फ़र्द या कोई ऐसा शख्स है जो नशे का आदी हो चुका है, या उसकी अगर आदत में, अगर उसके मूड्स में तब्दीलियाँ हो रही हैं बड़ी तेज़ी से, या गुस्से का ज़्यादा शिकार रहने लगा है, तो फिर इसमें देर करना जो है वो ज़्यादा मुनासिब नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर आप इसमें करेंगे उतना ज़्यादा उसका इलाज जो है वो मुश्किल तर होता चला जाएगा, या उसकी वापसी जो है वो उससे ज़्यादा मुश्किल होती जाएगी। जनाब, यहाँ से हमारा जो ये प्रोग्राम है इसका वक्त जो है वो ख़त्म हो जाता है, और हमारी कोशिश ये रहती है हमेशा से, और आगे भी इंशाल्लाह रहेगी, कि इस तरह के जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जिसमें आगही आपको दी जाए नफ्सियात से जुड़े मसाइल पे, या दीगर मामलात पे, ज़ियादतीज़ के हवाले से और दीगर जो बीमारियाँ इस हवाले से, तो इंशाल्लाह उसको अपने प्रोग्राम के ज़रिए उसके ऊपर बात करते रहें और आपके सवालात को शामिल करते रहें। अब यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह की